Hello everyone. In this video, we will discuss about the metaplasia. In previous lecture, we will discuss about the hyperplasia. Okay, so let's start from the metaplasia. Metaplasia का simple meaning होता है the replacement of one cell with the another cell. What is the meaning of replacement? प्लेसमेंट का मतलब क्या होगा? रखना, नॉर्मली प्लेस करना. रिप्लेसमेंट यानी कि फिर से अगर हम किसी सेल का रिप्लेसमेंट करें, यानी कि एक सेल को दूसरी सेल से बदलें, इसी प्रोसेस को हम बोलते हैं मेटाप्लासिया. नाउ अब यहाँ पर ये जो रिप्लेसमेंट होता है इन दी नॉर्मल कंडीशन, यानी कि जो नॉर्मल हमारा रिप्लेसमेंट होगा वो नॉर्मली होगा. सबसे अच्छा एग्जांपल है कन्वर्जन या फिर ट्रांसफॉर्मेशन ऑफ कार्टिलेज इनटू बोन. ट्रांसफॉर्मेशन सभी को पता है, ट्रांसमिट करना, ठीक है, मींस एक फॉर्म से दूसरे फॉर्म में बदलना. तो सेकंड वन क्या बनेगा? कार्टिलेज से बोन बनेगा. अब इसका सबसे अच्छा हम एग्जांपल लेते हैं. जैसे नॉर्मली एक क्वेश्चन रहता है, कॉमन है, बायो रिलेटेड है, सभी में कोई भी एग्जाम हो, कॉम्पिटिटिव एग्जाम, उसमें भी आता है कि एक ह्यूमन बॉडी में कितनी हड्डियां होती हैं? 206, 206, ये कॉमन ही है. एक और क्वेश्चन पे ही पूछते कि एक नवजात बेबी यानी कि न्यूबॉर्न बेबी जो होता है उसमें कितनी हड्डियां? उसमें रहती हैं 306 या 300, ये करके आएगा. इसके अलावा एडल्ट में 206. तो कभी आप लोगों ने सोचा कि ये जो हड्डियां हैं, एक न्यूबॉर्न बेबी है तो 300 है, ये 300 है, 300, और जब वही पर्सन पर्टिकुलरली एडल्ट बन गया तो 206 बच रही हैं. सीधे सीधे हमारी 100 बोन्स कहां पर कम हो रही हैं. अब इसे हम देखते हैं एक्चुअली क्या होता है. जो हमारी बोन है या हम बोले स्केलेटन, जब जो न्यूबॉर्न बेबी रहती हैं, हमारा स्केलेटन एक्चुअली में कार्टिलेज से मिलकर ही बना होता है. और एक कार्टिलेज मिलकर बनाते होते हैं हमारे किस सेल के? कॉन्ड्रोसाइट के. फिर धीरे धीरे जैसे पर्सन की एज बढ़ती जाती है, यानी कि न्यूबॉर्न बेबी से किस में जाता है? प्यूबर्टी में. धीरे धीरे ये सारी ये जो कार्टिलेज रहती हैं होते हैं फ्यूज. फ्यूज मतलब होता है मिलना, यानी कि ऐसे कार्टिलेज से हमारा स्केलेटन बना है तो ये आपस में क्या होने लगते हैं? मिलने लगते हैं. और ये फिर किस में कन्वर्ट हो जाती हैं? बोन में. तो यहाँ पर अब कार्टिलेज में जो सेल थी वो थी कॉन्ड्रोसाइट, और एक कार्टिलेज से जैसे ही बोन में कन्वर्ट होता है, इसमें जो सेल रहती हैं ऑस्टियोब्लास्ट, ऑस्टियोक्लास्ट एक्सेट्रा. यानी कि यहाँ पर क्या हुआ? रिप्लेसमेंट, जो हमने डेफिनेशन देखी थी, कार्टिलेज से बोन में. इसके अलावा एक एग्जांपल दे, दूसरा एग्जांपल आप लेना, कभी भी देखना किसी बच्चे को कि नॉर्मली अगर अपन 1 साल से लेके 18 साल तक देखें तो उसकी जो हाइट रहती है वो इंक्रीज होती है. लेकिन 18 पर देखना, चाहे लड़के हो या लड़कियां, उसके बाद हाइट से रुकना बंद हो जाती है. उसका रीजन ये है कि अपन 18 तक देखें तो बोन तो पर्टिकुलरली 206 ही प्रेजेंट होती है, क्योंकि हम अडल्ट में आ गए. लेकिन जो बोन रहती है, अगर मैं एक आइडियोलॉजिकल डायग्राम बनाऊं, ये सिर्फ एक आइडिया के लिए एक डायग्राम है, इस टाइप से अगर हमने एक बोन का डायग्राम बनाया तो इसमें क्या होता है? यहाँ पर हमारा प्रेजेंट होता है कार्टिलेज कुछ इतने पार्ट में. इसे हम ग्रोथ एंड भी बोलते हैं या फिर ग्रोथ कार्टिलेज, क्योंकि बोन की ग्रोथ कराता है. तो ये पर्टिकुलरली मिलकर बना रहता है कार्टिलेज से. और जब तक ये प्लेट, इसे हम ग्रोथ प्लेट बोलते हैं, एनाटॉमी में से बहुत डिटेल से पढ़ाऊंगा, क्योंकि ये क्या करती है? ग्रोथ. तो ये प्लेट प्रेजेंट होती है नॉर्मली 18 तक, और यही प्लेट क्या कराती रहती है? बोन का ग्रोथ. और जैसे ही हम 18 की एज पर आते हैं, ये हमारा जो कार्टिलेज है, ये कार्टिलेज से मिलकर बना है, ये कन्वर्ट हो जाता है बोन में और हमारी ग्रोथ रुक जाती है. तो ये जो हो रहा कार्टिलेज से बोन बनी ना, रिप्लेसमेंट, एक सेल का दूसरी सेल में. द सेकेंड एग्जाम्पल इज द ट्रांसफॉर्मेशन ऑफ मोनोसाइट इनटू मैक्रोफेज. पहले मोनोसाइट देखते हैं. मोनोसाइट होते हैं टाइप ऑफ व्हाइट ब्लड सेल्स, यानी कि हमारे ब्लड की एक सेल है, इसे भी हम ब्लड में डिटेल में पढ़ेंगे. तो अभी हमने क्या देखा? ये हमारे पास है ब्लड, तो ब्लड की एक सेल को हमने बोला मोनोसाइट. अब ये मोनोसाइट डिफेंस मैकेनिज्म में वर्क करती है. इसके अलावा अब ये कन्वर्ट होगी मैक्रोफेजेस में. एक ऐसे होता है. अब हमारी जो मोनोसाइट है ये हुई हमारी ब्लड वेसल. जब तक इस ब्लड वेसल में प्रेजेंट है हम इसे बोलते हैं मोनोसाइट. लेकिन क्या होता है कि हमारी जो मोनोसाइट है ये ब्लड में रहती है सिर्फ 1 to 2 आवर्स और 3 आवर्स. आफ्टर दैट अब इस ब्लड वेसल के बाहर क्या होगा? पूरे टिश्यू प्रेजेंट होंगे, ऐसे करके पूरा टिश्यू स्पेस प्रेजेंट होगा इसके बाहर. तो जैसे ही, क्योंकि यहाँ सिर्फ कितना ही 1 to
2 आवर, 1 से 2 घंटे बस यहाँ रहना है। जैसे ही ये ब्लड से कहाँ पर एंटर कर जाती है, इस टिश्यू स्पेस में, इसे हम बोलते हैं मैक्रोफेजेस, जो कि यहाँ पर लिखा हुआ मैक्रोफेजेस। समझ में आया? ब्लड में है तो मोनोसाइट, टिश्यू में गई तो मैक्रोफेजेस। इंपॉर्टेंट थिंग इज दैट कि हम इसे मैक्रोफेजेस क्यों बोल रहे हैं। मैक्रो मीन्स बड़ा, हमने पहले भी डिस्कस कर चुके हैं, मीन्स लार्ज, एंड फेजी या फैगी अभी भी आया, फैगी मीन्स होता है ईटिंग। ये क्या करती है एक्चुअली, एक तो साइज में लार्ज होती हैं, अपार्ट फ्रॉम दिस ये क्या करती है, मैक्रोमोलिक्यूल्स को एंगल्फ करती हैं। यानी कि हमारी बॉडी में क्या हुआ, कोई भी एक मैक्रोमोलिक्यूल्स आया, हम बैक्टीरिया को लेते हैं, हमारी बॉडी में क्या हुआ, कोई भी बैक्टीरिया आया, ये है हमारा एक बैक्टीरिया। अब ये मैक्रोफेजेस क्या करेंगी, इस मैक्रोमोलिक्यूल्स यानी इस बैक्टीरिया को एंगल्फ करेंगी, जिसे हमने बोला था ऑटोफेगोसोम, और डिस्ट्रॉय करती हैं। इसका बहुत इंपॉर्टेंट फंक्शन होता है, इसे हम वहां पर और डिटेल में पढ़ेंगे। आई होप अभी आप लोगों के समझ में आया होगा। आफ्टर दैट, इसके अगर हम टाइप की बात करें तो ये जो हमने देखा, इट इज द फिजियोलॉजिकल मेटाप्लेसिया। क्योंकि ये क्या हो रहा है इन द नॉर्मल कंडीशन, क्योंकि ये जरूरी है हमारी बॉडी में। अगर क्या हो, अगर हम देखें कि ये मैक्रोफेजेस बने ही ना होते, अगर ये मैक्रोफेजेस बने ही ना होते, तो अब ये जो बैक्टीरिया है या फिर और कोई भी पैथोजन जो कि मैक्रोमोलिक्यूल्स है, वो तो हमारे पूरे टिश्यू को ही डिस्ट्रॉय कर देता। लेकिन क्योंकि हमारी मोनोसाइट किस में कन्वर्ट हो गई थी, मैक्रोफेजेस में, और इन्होंने इसे इस मैक्रोमोलिक्यूल्स यानी बैक्टीरिया को डिस्ट्रॉय कर दिया और हमारी बॉडी नॉर्मल फंक्शनिंग कर रही है। इसके अलावा हमारा इसका कन्वर्जन, अगर ये कन्वर्जन हो ही ना, तो पहली चीज तो हम सही से खड़े ही नहीं हो पाएंगे, क्योंकि बोन ही डेवलप नहीं होगी। तभी आप देखना न्यूबॉर्न बेबी थोड़ा ना खुद से खड़ा हो सकता है, धीरे धीरे जब उसका एक कार्टिलेज किस में कन्वर्ट होता है, बोन में, तब धीरे धीरे वो पहले देखना घुटनों पे खड़ा होना सीखेगा, फिर धीरे से खड़ा होना सीखा, फिर चलना सीखता है। So this is the importance of physiological metaplasia. Second इसका जो टाइप होता है, this is pathological metaplasia। और ऐसा मेटाप्लाजिया जो कि कब होगा, ड्यूरिंग द पैथोलॉजिकल कंडीशन, यानी कि डिसीज वाली कंडीशन में। ओके, अब ये रिप्लेसमेंट कब देखने मिलता है, सबसे बेटर इसके एग्जांपल है। ओके, इसके अलावा ये इरिवर्सिबल रिप्लेसमेंट ऑफ सेल ड्यू टू कंस्टेंट एक्सपोजर ऑफ हार्मफुल स्टिमुलाई। इरिवर्सिबल क्यों बोल रहे हैं, क्योंकि रिवर्स नहीं हो सकता। कंस्टेंट का मतलब होता है लगातार, एंड हार्मफुल स्टिमुलाई, स्टिमुलाई कोई भी एक फैक्टर समझ लीजिए आप, जो कि कुछ ना कुछ हमारी बॉडी में चेंजेस कॉज करेगा। तो इसमें क्या होते हैं, हार्मफुल मीन्स होता है हानिकारक। तो कोई भी एक हानिकारक स्टिमुलाई अगर आप कंटिन्यूअसली हमारी बॉडी में अप्लाई हो, और उसकी वजह से अगर हमारी सेल में रिप्लेसमेंट आता है, दिस इज नॉन एज पैथोलॉजिकल मेटाप्लासिया। सबसे अच्छा एग्जांपल है क्रॉनिक स्मोकिंग। यहाँ एक वर्ड आए क्रॉनिक। क्रॉनिक का मतलब होता है जो चीज बहुत समय से चल रही होती है। एक वर्ड आता है अक्यूट, ये दोनों वर्ड बहुत आते हैं। अक्यूट मतलब होता है छोटा, जैसे इंजरी दो टाइप की होती है, एक अक्यूट इंजरी जो थोड़ा सा किसी को लग गया, एक होती है क्रॉनिक इंजरी कि बहुत ज्यादा हो गया, बड़े फॉर्म, आप ज्यादा समझ सकते हो। तो ऐसी क्रॉनिक स्मोकिंग यानी कि वो स्मोकिंग जो कि कोई बहुत लंबे समय से कर रहा है। सिंपल बात, स्मोकिंग करा आपने, देखो ना लंग खराब हो गया, लंग सुने होंगे, लंग काला पड़ गया, लंग में पानी भर गया, ऐसे करके। तो ये स्मोकिंग में एक्चुअली में क्या होता है कि हमारे लंग्स में प्रेजेंट होती है म्यूकस सीक्रेटिंग कॉलमनर इपिथेलियल सेल। अभी कॉलमनर इपिथेलियल सेल को आप ये समझ लीजिए कि हमारी बॉल में जितनी भी स्किन है, जितने भी ऑर्गन है, सबकी जो बॉल प्रेजेंट होती है उनमें इस तरीके की सेल प्रेजेंट होती है, जिन्हें हम बोलते हैं इपिथेलियल सेल। ये बहुत टाइप की होती है, कॉलमनर, क्यूबॉइडल, स्क्वैमस, बहुत सारे। अभी यहाँ पर कौन सा वर्ड है, कॉलमनर, तो ये किस फॉर्म में रहेगी, कुछ कॉलम टाइप में, जैसे कॉलम रहते हैं, इसीलिए हम बोलते हैं कॉलमनर इपिथेलियल सेल। इसके अलावा यहाँ पर एक वर्ड है सीलिया। सीलिया या सिलिएटेड। सिलिएटेड क्यों बोल रहे हैं, क्योंकि इनमें इस टाइप के कुछ स्ट्रक्चर प्रेजेंट होते हैं। सीलिया मीन्स हेयर लाइक, अभी इतना समझिए, सीलिया मीन्स क्या, वो हेयर लाइक। और ये सेल क्या सीक्रेट करती हैं, दे सीक्रेट द म्यूकस। म्यूकस क्या होता है, म्यूकस होता है एक ऑयली, इट इज द ऑयली मटेरियल। अब ये जो
एक्चुअली म्यूकस सेल है हमारे लंग्स में, इसके अलावा नोज में प्रेजेंट होती है। आप नोज को देखना, किसी को सर्दी नहीं भी होगी तब भी हफ्ते भर में एक चिपचिपा मटेरियल जो प्रेजेंट होता है ना, सभी लोग साफ करते हैं, दैट इज म्यूकस। सेम ऐसे ही हमारी बॉडी के अंदर भी, लंग्स में भी म्यूकस सीक्रेट करती है सेल। इसकी इंपॉर्टेंस क्या है? अब इसकी इंपॉर्टेंस ये रहती है इस म्यूकस की कि जैसे आप देखना किसी को भी सर्दी होती है तो खांसी तो आएगी, खांसी के साथ साथ क्या होता है, फॉर्मेशन ऑफ स्पुटम। स्पुटम क्या है? स्पुटम अगर मैं हिंदी में बोलूं तो नॉर्मली खखार या खखार जो बोलते हैं। इस इंपॉर्टेंस इसकी क्या रहती है कि अगर जब भी क्या हो, किसी को सर्दी हो, अगर सर्दी है तो सिंपल सी बात है उसके अंदर कुछ ना कुछ पैथोजन गए हैं और वो पैथोजन हमारी बॉडी में लंग्स में गए। अब लंग्स में क्या होता है कि ये जो सेल रहती है ना, ये सीक्रेट करती है म्यूकस। तो हम अगर एक डायग्राम ले लें कि ये हमारे पास प्रेजेंट है लंग्स, इस लंग्स में हमारे टॉक्सिक सब्सटेंस, तब क्या करेंगे कि इस लंग्स में हमारी ये जो सेल थी इपिथेलियल सेल, दे सीक्रेट करेंगे म्यूकस, और वो म्यूकस क्या करता है कि इसके साथ हो जाता है कंबाइन ऑयली मटेरियल और फॉर्मेशन करता है स्पुटम का, कप का। इसके अलावा ये रहती है एंटीबैक्टीरियल, यानी कि ये पर्टिकुलरली इन वायरसेस को क्या करती हैं, वायरसेस या बैक्टीरिया को डिस्ट्रॉय करती हैं, क्योंकि डिफेंस का काम करती हैं। इस म्यूकस में प्रेजेंट होता है हमारा एक एंजाइम, इसे हम बोलते हैं लाइसोजाइम। और जैसे हमने लाइसोजाइम का फंक्शन देखा था, डिस्ट्रक्शन ऑफ बैक्टीरिया, सेम ऐसे इस एंजाइम का भी काम रहता है डिस्ट्रक्शन ऑफ बैक्टीरिया। तो पहले तो ये म्यूकस जो भी टॉक्सिक सब्सटेंस है उसको डिस्ट्रॉय कर देगा, फिर क्योंकि ये ऑयल लाइक चिपचिपा, देन यही फॉर्मेशन करता है स्पुटम का, खैखार का। इसीलिए आप देखना किसी को भी सर्दी होती है ना तो ये स्पुटम बहुत ज्यादा निकलता है, और ये इम्पोर्टेंट भी हमारी बॉडी में। अगर ये ना हो तो फिर नॉर्मली भी आपकी सर्दी आपको ट्यूबरक्लोसिस कॉज करा सकती है। इसीलिए आप नॉर्मली देखना ट्यूबरक्लोसिस या निमोनिया, जितने भी स्मोकिंग वाले लोग होते हैं, टीबी इसका कॉमन, टीबी आप देख लेना टीबी ही मिलेगी, लंग्स सड़ गए, लंग्स गल गए, ये चीजें, लंग्स में पानी भर जाना, ये सभी ये क्यों होती है? क्योंकि अब क्या होगा, कोई पर्सन कर रहा है स्मोकिंग, तो ये जो नॉर्मल सिलिएटेड इपिथेलियल सेल थे कन्वर्ट हो जाते हैं नॉन सिलिएटेड, यानी कि नॉन, अब इसमें सीलिया प्रेजेंट नहीं होगी, एंड कॉलमनर इपिथेलियल सेल। तो म्यूकस किससे सीक्रेट हो रहा था? सीलिया से। अब अगर सीलिया ही नहीं है तो म्यूकस ही सीक्रेट नहीं होगा। और सिंपल सी बात है, फिर से हम देखते हैं नॉर्मल सर्दी, यहाँ पे क्या होगा, जिस भी वैसे नॉर्मल अगर अपन देखें ना कॉमन कोल्ड सर्दी, तो ये जो होता है ये होता है राइनो वायरस से, राइनो रिलेटेड रहता है हमारे नोज से, ये होता है राइनो वायरस से। अब अगर कोई भी पर्सन की ये म्यूकस सेल प्रेजेंट होती तो वो क्या कर देती इस वायरस को हमारी बॉडी से बाहर थ्रू बाय द कप और स्पुटम। लेकिन क्योंकि इन्होंने तो क्या कर लिया है, कई सालों से बिल्कुल सुबह शाम दोपहर उठना बीड़ी इतनी स्मोकिंग कर ली कि ये सेल म्यूकस सीक्रेट ही नहीं करेंगी, क्योंकि नॉन सिलिएटेड बन गई है। और अब यहाँ पर ना ही स्पुटम बन पाएगा, ना ही ये डिफेंस मैकेनिज्म का सिस्टम हो पाएगा, और बस उनका लंग्स खराब और रिजल्ट इन डेथ। तभी देखना इन लोगों को टीबी बहुत कॉमन रहती है। ओके, नाउ लेट्स मूव फॉरवर्ड। इसके अलावा टीबी ये वायरसेस हम डिसीज पोर्शन में अलग से पढ़ेंगे। ओके, नाउ वी विल डिस्कस अबाउट द प्लासिया। प्लासिया का नॉर्मल मतलब होता है कि कोई भी नॉर्मल जो सेल है ना, उसके साइज, शेप या फिर ऑर्गेनाइजेशन में कोई भी चेंज। अब इसे हम ट्रू सेल एडेप्टेशन में नहीं कंसीडर करते हैं, यानी कि हमने देखा ना सेल एडेप्टेशन कि सेल में चेंजेस हुई तो हम पढ़ रहे थे आट्रॉफी, हाइपरट्रॉफी, इसके अलावा हाइपरप्लासिया देखा था हमने, मेटाप्लासिया, और फिफ्थ है हमारा डिस्प्लासिया। तो इसमें साइज में क्या हो सकते हैं, चेंजेस आ सकते हैं, इसीलिए हम किस में कंसीडर कर लेते हैं, हाइपरप्लासिया में, जो कि हम कल पढ़ चुके थे कि हमारी बॉडी में सेल का इंक्रीज होना मींस प्रोलिफरेशन इंक्रीज होना, नंबर इंक्रीज होना। जैसे मेंस्ट्रुअल साइकिल में हमने देखा था कि मेंस्ट्रुअल साइकिल जब होता है तो क्या होता है, एंडोमेट्रियल लाइनिंग इंक्रीज होती है लेयर 1 मिलीमीटर से 4 मिलीमीटर, ये नॉर्मल था, हम इसे उसी में सजेक्ट करते हैं। इसके अलावा द लास्ट वन इज नियोप्लाज्म, या फिर हम इसे बोल सकते हैं ट्यूमर। अब ये ट्यूमर का मीनिंग होता है एबनॉर्मल ग्रोथ ऑफ एनी टिश्यू। अब आप लोगों के मन में एक डाउट हो रहा होगा, सर हाइपर, आपने क्या बताया था कि जो हमारा हाइपरप्लासिया रहेगा ये मेंस्ट्रुअल साइकिल वाला,
इसमें भी सेल की क्या हो रहा था, नंबर इंक्रीज हो रहा था, ग्रोथ हो रही थी। और आज आप जब हमारा नियोप्लाज्म ट्यूमर आया तब भी आप बोल रहे हैं कि हमारे टिश्यू की क्या होगी, ग्रोथ। बट द डिफरेंस इज दैट कि हमारा जो हाइपरप्लासिया था, हमारा हाइपरप्लासिया होता है इन नॉर्मल कंडीशन, जैसे कि मेंस्ट्रुअल साइकिल में। क्यों? क्योंकि उसी यूटेरस से हमारा ब्लड का फ्लो होना है और वो पूरा ब्लड बॉल को डैमेज करता है। तो क्योंकि थिकनेस वहां पर इंक्रीज हो जाती है तो सिर्फ ये वाली बॉल डैमेज होती है। अगर ये बॉल बने ही ना तो ये पूरे यूटेरस ही डैमेज हो जाए, प्रेगनेंसी नहीं होगी क्योंकि फीटस को यहीं रहना है। तो वो क्या हमारी बॉडी के लिए नेसेसरी, यानी कि ड्यूरिंग द एसेंशियल कंडीशन, नेसेसरी कंडीशन, वो होती है हमारी हाइपरप्लासिया। बट ये होगी, वो नॉर्मल है। बट ये जो नियोप्लासिया ट्यूमर, इट इज एबनॉर्मल ग्रोथ। यानी कि हम देखें हमारा ये है, हम चीक को लेते हैं माउथ, अब हमारा जो माउथ यहाँ तो ब्लीडिंग होनी नहीं है तो ये तो डैमेज ही नहीं होना, इसे नॉर्मल रहना चाहिए। लेकिन देखना जो गुटखा तम्बाकू वाले रहते ना, छैनी गुटखा, मतलब बस बोलो जो बा केसरी सुबह शाम, तो उनमें क्या होता है कि यहाँ पर जो ग्रोथ आप देख रहा कैसे एकदम ऐसे हो गया, किसी का वो हो गया, नॉर्मल है कैंसर। टीवी में देखना कभी, बहुत भयानक भयानक डायग्राम देखने मिलेंगे, देखने की इच्छा नहीं होगी। तो ये जो ग्रोथ होती है इसी को बोलते हैं ट्यूमर। यानी कि नियोप्लास्ट क्या है, एक्चुअली में ट्यूमर ही, एबनॉर्मल ग्रोथ ऑफ द बॉडी। अब किसी का गाल इतना बड़ा हो रहा है उसका क्या मतलब है, खाना खाना है वो तो नॉर्मली खा सकते हैं। दिस इज नियोप्लास्ट। इसके अलावा द इम्पोर्टेंट थिंग इज दैट इट कैन कॉज द कैंसर। और कैंसर भी हमारा होता है दो टाइप का, एक है बेनाइन, एक है मैलिग्नेंट। कैंसर तो पता आप चली गया, एक्सेसिव ग्रोथ, ज्यादा ग्रोथ हो जाना। अब इसमें भी आप देखना कई लोगों को, जैसे कुछ लोगों को क्या रहता है कि एक्सेसिव ग्रोथ हो जाएगी बॉडी में, जैसे हाथ में। ओल्ड लोग में देखना कि एकदम यहाँ पर क्या एक्सेसिव ग्रोथ हो जाएगी, या किसी पार्ट में हो सकती है। बट वो डॉक्टर से क्या बोलते हैं कि मेरे को क्या है, यहाँ पर एक्सेसिव ग्रोथ तो है बट ना ही इसमें कोई पेन होता है, इसके अलावा यहाँ से वहां फैल भी नहीं रही और कई सालों से, सालों साल, 5 साल 10 साल। तो ये होता है बेनाइन ट्यूमर, फैलता नहीं है एक पार्ट से दूसरे पार्ट में। इसके अलावा इसे हम नॉन मैलिग्नेंट भी बोलते हैं या नॉन कैंसरस, क्योंकि एक्चुअल फॉर्म नहीं है। सेकेंड रहता है मैलिग्नेंट, ये बहुत डेंजर है। यानी कि यही गुटखा तम्बाकू वाला खैनी, कि एक तो किसी के मुंह में हो गया, मुंह से देखना कि वो लंग्स में फैल जाएगा। फीमेल में ब्रेस्ट में कैंसर रहता है, यानी कि पूरे पार्ट में कहीं भी फैल सकता है। दिस इज मैलिग्नेंट कैंसर एंड इट इज वेरी डेंजर। ये पर्सन, इसे आप हल्के में नहीं ले सकते, इसे तो हल्के में ले सकते हो क्योंकि नहीं फैल रहा, इसे आप हल्के में नहीं ले सकते क्योंकि अगर आपने इसे हल्के में लिया तो ये आपको हल्के में ले लेगा। इट कैन कॉज टू डेथ। सो हमने देखा सेल एडेप्टेशन, जिसमें हमने आट्रोफी, हाइपरट्रोफी, हाइपरप्लासिया, मेटाप्लासिया, डसप्लासिया एंड नियोप्लास्ट कवर किया। आई होप आप लोगों की वीडियो समझ में आए होंगे। थैंक यू सो मच एवरीवन।